ये पहले स्टॉक करते हैं, फिर ब्राउज करते हैं और फिर हेलो कौन कौन हम बोल रहे हैं। कौन हम बोल रहे हैं। कौन नहीं जानते? नहीं जानती। अरे आरजे जय। कल रात की बात है, मेरे सपने में एक फरिश्ता मुझे नजर आया और फरिश्ते ने मुझसे कहा कि मांगो कुछ। मैंने कहा क्या मांगू, जो मुझे चाहिए वो तो काफी पहले ही मिल गया। फरिश्ता नाराज हो गया। मैंने कहा कि आप भी उनसे मिलिए तो जरा, आपकी चाहत भी कुछ और नहीं रहेगी। जनाब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपसे मिलकर बस अब कुछ और मांगने की जरूरत ही नहीं होती। बहुत बहुत स्वागत आपका 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन एफएम तड़का पर। मैं हूँ, सुन रहे हैं आप तड़का सेलिब्रिटी टॉक। और आज आप सोच रहे होंगे कि कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मैं नजर आ रहा हूँ। असल में ये देखिए, कारण एक तो आप हैं और दूसरा एक और कारण ये है कि आज तड़का सेलिब्रिटी टॉक में हम जिनकी कहानी उन्हीं से सुनेंगे, उन्होंने भी इश्क के किस्से टीवी पर खूब गुलजार किए कि असर कई बरस बीतने के बाद आज भी है। आखिर वो कौन है ये तो आप जानना चाहेंगे ही। मन में कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा होगा। तो चलिए मैं बता दूं कि भाई सुजल के किरदार को इन्होंने कुछ इस कदर निभाया कि आज भी लोग इन्हें सुजल के नाम से ही बुलाते हैं। टीवी और फिल्मों के बहुत ही बेहतरीन एक्टर राजीव खंडेलवाल। जी हाँ, जयपुर में इनका जन्म हुआ और पढ़ाई तो इन्होंने केमिस्ट्री की लेकिन बन गया एक्टर। लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आ गया। वैसे ये सोचे थे बचपन से ही कि इन्हें एक्टर बनना है। अच्छा, राजीव और मेरे बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बन गया है। जैसा कि मैं सोमवार से शनिवार रात 9 बजे आपके लिए लेकर आता हूँ लाइफ की फिल्मी कहानियां। तो राजीव खंडेलवाल जैसा कि इनका नाम है और मेरे एक बचपन के दोस्त का भी नाम राजीव खंडेलवाल है। तो मतलब वो जो फिल्मी कहानी होती है ना, तो देखिए मेरे लिए भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। और ये सवाल सबसे पहले मैंने राजीव से किया तो इनका जवाब था, नहीं तो नहीं, आपका चाइल्डहुड है। ये भी हो सकता है क्योंकि मैं भी आपको टीवी पे कई सालों से देखता आ रहा हूँ। जी एक्चुअली अब तो मैं चाइल्डहुड एक्टर हो गया आपको। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि केमिस्ट्री का स्टूडेंट एक्टर कैसे बन गया? सिंपल है इसका जवाब। ये जो भी हम इमोशन जज्बात होते हैं वो केमिकल रिएक्शन ही तो होते हैं। बचपन में जब मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए। क्लास में तो मैं फेमस नहीं हुआ, लेकिन मेरी रोमांटिक केमिस्ट्री बड़ी फेमस हुई, मेरी बाकी किस्म की केमिस्ट्री फेमस हुई। तो मुझे समझ में आया कि यार एक्चुअल में खेल तो सारा केमिस्ट्री का है। और ना जानते हुए ना सोचते हुए मैंने तो ग्रेजुएशन कर डाली केमिस्ट्री के अंदर। आई ना काम। बातों ही बातों में मैंने इनसे पूछ ही लिया कि राजीव, जैसा कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हुआ करते थे और केमिकल से आपने खूब खेल कूद किया भी है, और कुछ इन्हीं केमिकल्स का असर, जिसको कहते हैं ना कि सारे केमिकल्स को मिला दो तो एक नया मिश्रण बन जाता है, तो आपकी एक्टिंग में भी कुछ ऐसे ही दिखाई देता है मुझे। कभी आप सुजल बन जाते हैं, कभी लोगों को सच का सामना कराते हैं। राजवीर की बात करूं या मतलब बहुत से किरदार आपने जिए हैं। देखिए स्कूल में तो मैं, कॉलेज में तो मैं बस समझ लीजिए 70% या 71% के साथ में मैं पास हो गया था। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैं कम से कम 90% या 100% की तरफ अपनी मेरी कोशिश रहे। तो जी हाँ, हर शो में कोशिश करता हूँ कि मैं जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग किस्म के रसायनों का मिश्रण हो, मैं कोशिश करता हूँ कि नया हो, हर बार कोई नया फॉर्मूला बाहर निकले, हर बार कोई नया आउटपुट हो, मुझे भी खुशी हो। पीछे मुड़कर देखूं तो ऐसा ना लगे मुझे कि यार मैं एक ही तरह के इमेज में बंध गया या बांध दिया या घबराया मैं रिस्क लेने से, या मैं सोचता रहा कि यार चलो ये सेफ है, यही खेलते हैं, इसी में ही रम जाते हैं। तो मुझे उससे तकलीफ होती। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अगर दोबारा मौका मिलेगा और 15 साल अगर पीछे भी जाऊंगा तो शायद दोबारा इसी तरह की पारी खेलना चाहूंगा, जहाँ पे खुद अपनी सोच के साथ में मैंने सारे फैसले लिए और कहीं भी मैं बहका नहीं, ये सोच के यार ये तो मुझे मिल रहा है, आपके काम को मिलता है, आप अपना काम करते जाते हैं। और अगर आप अच्छा अभिनेता हैं या अच्छे अपने काम में अच्छे हैं, किसी भी काम में, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो आरजे हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं तो आप लंबी पारी खेलेंगे। ये साबित सकते हैं। राजीव को मैंने याद भी दिलाया कि जब ये तीसरी कक्षा में थे तो पहली बार, चूंकि इनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा बचपन से ही था और पहली बार इन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया, तो वहां पर जरा गड़बड़ा गए। और जब स्टेज से ये नीचे उतरे तभी इन्होंने ठान लिया था कि अब तो बस इसी फील्ड में ध्यान देना है। भले बाद में इन्होंने डिग्री केमिस्ट्री जैसे विषय में लिया और
इनसे मैंने कहा कि वो जो हादसा हुआ था एकदम हकीकत में बदल गया, और देखिए आगे चलकर इनका एक टीवी सीरियल भी आया कि क्या हादसा क्या हकीकत। आइए जरा इस बारे में भी सुनते हैं। बिल्कुल हादसा हकीकत में बदल गया, बिल्कुल। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब ये बात कहीं ना कहीं तो होगा क्या कहूँ मैं। धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सर क्या हादसा क्या हकीकत, मेरा पहला शो था जब मैं बॉम्बे में आया था, और नया था। एंड उसके बाद ऑफकोर्स वहां से जो एक सिलसिला शुरू हुआ तो अब तक जारी है उसी तरह। और राजीव से मैंने पूछा कि राजीव, जहां तक मैं जानता हूं कि कॉलेज के दिनों में ही आपने सोच लिया था कि आप जो है लोगों को एक दिन अपना जबरदस्त फैन बनाएंगे, लड़कियों को खास तौर से, और हुआ भी ऐसे ही। देखिए मैं बहुत आगे आ गया हूँ उस दौर से जहाँ पर मैं सोचता था सिर्फ कि जहाँ लगता भी था सिर्फ जो लड़कियां हैं उनकी एक अप्रिसिएशन या लाइकिंग जो है वो आपके लिए जिंदगी में सबसे सर्वोपरि होती थी। यार लड़की बस मुझे देख के मुस्कुरा दे, लड़की मुझे देख के बस कुछ भी कर दे, तारीफ कर दे मेरी। आपकी जिंदगी में एक ही प्रायोरिटी थी, अटेंशन फ्रॉम विमेन। उससे आप निकल जाते हैं बाहर। मैं उससे बाहर निकल चुका हूँ बहुत पहली बार। इनफैक्ट उसी शो के दौरान भी मैं 1-2 साल के अंदर ही मैं उससे बाहर निकल गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं किरदार एक मैंने निभाया, और जो भी मुझे पसंद करते हैं मेरे किरदार को पसंद करते हैं, मुझे कोई जानता भी नहीं है। तो ये बात मेरी बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने दोबारा कभी रोमांटिक शो किया ही नहीं। सच का सामना एक ऐसा टीवी शो था जिसमें लोगों ने सच को बड़े करीब से जाना, समझा और एक नए तरीके से देखा, और इसे होस्ट किया था राजीव खंडेलवाल ने। 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन एफएम तड़का पर मैं हूं जय, और आज तड़का सेलिब्रिटी स्टॉक में राजीव खंडेलवाल की कहानी। राजीव खंडेलवाल से सूजल के किरदार से लोगों ने इन्हें जाना, पहचाना, और ये हिट हो गए। और ये सवाल मैंने जब इनसे किया तो इनका जवाब था नहीं, मैंने तो अगेन मैं बोलता हूँ ये जो भी कुछ हुआ वो जो लेखक थे, जो राइटर्स थे, या जो बाकी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी किरदार को बनाने में या शो को बनाने में, तो ये सारा जो एक क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है हमेशा। किसी भी, चाहे वो फिल्म हो चाहे सीरीज हो, उसकी सक्सेस को का जो क्रेडिट है वो पूरी टीम को जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक्टर को नहीं जाता, लेकिन पूरी टीम को जाता है। तो ऑफकोर्स उन लोगों ने जो किया उसके बाद मैंने रिपीट नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं एक अभिनेता हूँ, मैं इस बात में कहीं फंस ना जाऊं, या मेरे जहन में ये बात ना आ जाए कि यार मैं एक्चुअल में बहुत खूबसूरत दिखने वाला इंसान हूँ, क्योंकि लड़कियां समझती हैं, और मैं कहीं बहक ना जाऊं। क्योंकि हकीकत तो ये कि उन्हें सूजल पसंद है, राजीव पसंद कितना है ये तो समय ने बताया, बाद में आगे समय मतलब बताया हुआ जो भी था। तो इसका तभी फैसला मैंने कर लिया था, क्योंकि कभी कभी हम खुद बहक जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को वही समझने लगते हैं जो आपका किरदार था, लेकिन हकीकत ये कि आप किरदार नहीं है, आप एक आम इंसान है। तो आप जो आप घर पे आता है उसके बाद एक आम आदमी की तरह से, आम व्यक्ति की तरह से अपना जीवन जीता है। तो ये बात मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, इससे कभी तकलीफ नहीं हुई। इसीलिए मैं सूजल के बाद, चाहे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट हो, चाहे सच का सामना हो, चाहे टेबल नंबर 21 हो, शैतान हो, आमिर हो, रिपोर्टर्स हो, नक्सलबाड़ी हो, कोल्ड लस्सी हो, मैं हर बार कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स करता गया। जानबूझकर रोमांटिक की तरफ मैंने कदम नहीं उठाया, बिकॉज वो मैं कर चुका था। अब मुझे हर बार लगता है कि मैं कुछ नया करूँ, अच्छा एक्टर बनूं, और अच्छा एक्टर तभी बन सकता हूँ जब मैं अलग अलग किस्म के किरदार निभाने की कोशिश करूँ। और टेबल नंबर 21 फिल्म भी आपको कुछ ऐसी ही मिली, तो इनका जवाब था बहुत टेबल टेनिस का बहुत अच्छा प्लेयर हूँ मैं। बचपन से टेबल टेनिस खेलता आया हूँ, मेरे अपने घर पे टेबल टेनिस टेबल लगा रखा है, तो टेबल के साथ तो वास्ता सबसे रहा है। तो टेबल नंबर 21 भी हो गया। 21 पॉइंट का गेम खेलते थे हम टेबल टेनिस में। जी, तो देख लीजिए टेबल नंबर 21 है। और ये जो नया आप शो लेकर आ रहे हैं नक्सलबाड़ी, जरा इसके बारे में भी बताएं ना आप। नक्सलबाड़ी जो एक शो है ये नक्सल की दुनिया के ऊपर आधारित है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, लेकिन जो एक नक्सल का जो इशू है सदियों से चला आ रहा है, जानते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में ज्ञान भी नहीं है। यार ये नक्सल एक्चुअल में है क्या? हम सब सोचते हैं कि नक्सल है, नक्सलवाद है उस एरिया के अंदर, झारखंड में नक्सलवाद है, आते हैं सीआरपीएफ पे ट्रक उड़ा देते हैं, सड़कों के ऊपर माइंस लगा देते हैं, सिर्फ इतना ही आइडिया। उनका इशू क्या है, उनका मुद्दा क्या है, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। मतलब बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया शायद। एक क्या बोलते हैं उसे, एक किस्म की एक भय वाली फीलिंग आती है जब आप नक्सल के बारे में सुनते हैं, अरे वहां तो नक्सल है, मतलब कि जिनमें कोई दिल नहीं है, जिनके अंदर कोई
जज्बात नहीं है, वो सिर्फ बहुत ही बेखौफ होकर लोगों को मार देते हैं। उनका एक अपना कारण है, उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है, उनका एक नजरिया है। जो उनका विवाद चल रहा है, तब से विवाद तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक इशू चल रहा है गवर्नमेंट के साथ में या लोगों के साथ में, वो बहुत समय चलता आ रहा है जी। कहीं आगे समय में जब शुरू हुआ था वो शायद ये मुहिम शुरू हुई थी नक्सलवादी से शायद, हाँ, उसके बाद कुछ लोग शायद उसे गलत डायरेक्शन में ले गए। तो जो मुद्दा था वो मुद्दा रह ही गया। अब किसी की समझ में कुछ आता नहीं कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसको सोल्यूशन भी नजर नहीं आता है और सोल्यूशन की तरफ कोई कदम भी दखता नहीं है कि उठाए जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कितने दशकों से हम तो देखते आ रहे हैं कि वहां पे लाइन मैन से इतना उड़ गया, इतने लोग खत्म हो गए, ये हो गया, बस्तर में ये हो गया, तो दुनिया भर की चीजें। तो नक्सलवादी जो शो है ये बेसिकली इन इश्यूज को डील करता है और आप एक नजरिया देखते हैं पुलिस वालों का कि उनको कितना नुकसान पहुंचता है, उनको कितनी हानि होती है उन्हें, और जो नक्सली हैं उनका वो क्या सोचते हैं, उनमें कितनी उनके जो उनका जो एक मुद्दा था उसमें कितनी करप्शन आ गई है या नहीं आई है, उनका क्या नजरिया है, उनका क्या मुद्दा है, और बिजनेसमैन कैसे इस चीज का फायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं, और आम आदमी किस तरह सफर करता है। ये मोटा मोटा इन चीजों को लेकर नक्सलवादी शो। जैसा कि एफएम तड़का कहता है अपनी सुनो, तो मैंने इनसे पूछा कि आपकी अपनी सुनो वाली कहानी क्या है, तो इन्होंने इस बारे में भी बहुत ही खूबसूरती से बताया। देखिए, मेरी कहानियां तो हर इंसान की अपनी अपनी बड़ी बहुत सारी कहानियां होती हैं। मैं हर बार ये कहता हूँ कि कभी कभी जो लोग थोड़े चर्चित हो जाते हैं, जो लोग थोड़े से मशहूर हो जाते हैं, उनकी कहानियां सुन के लगता है कि अरे वाह क्या कहानी थी। और अगर हम अपनी आम जिंदगी में अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हर इंसान की अपनी एक कहानी है। रही बात अपनी सुनो वाली कहानी, मेरी आई थिंक जब मैंने अपना पहला सीरियल, जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, कहीं तो होगा, जो मेरा सीरियल था सूजल किरदार, जब बहुत मशहूर हो गया था, अब इतना मशहूर हो गया था कि घर से निकलना मुश्किल होता था मेरे लिए। उस समय जब मैंने ये तय किया कि मैं इस किरदार को आगे नहीं निभाऊंगा, उसका एक कारण था कि इतना प्यार, इतना दुलार जो मुझे मिलता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि क्या होता था उस समय, कि घर से बाहर निकलना मुश्किल था। मतलब घर के बाहर, बिल्कुल घर के बाहर मैं बोल रहा हूँ, मतलब अपार्टमेंट में बॉम्बे के अंदर आप बाहर निकले, आपको सीढ़ियों पे तो मिलता था, आपको गाड़ी, आप शूट पे जा रहे हैं, आपको गाड़ी के पास से लड़कियां मिलती थी, आपको छोटी छोटी लड़कियां भी होती थी जो देखती थी आपको, क्योंकि मदर देखती थी, जो मदर्स भी होती थी, कहाँ से दुआएं आती थी। तो मैं हमेशा चाहता था कि मैं जब तक ये किरदार प्ले करूं, मैं खुद को इस लायक समझूं कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस लायक है कि मुझे इतना प्यार मिलता है। जब मुझे लगा कि सीरियल के अंदर क्या नहीं, अब तो मुझे सिर्फ मुफ्त में मिल रहा है ये प्यार, और मैं जो कर रहा हूँ सीरियल के अंदर वो मतलब वो बहुत एवरेज काम हो गया, क्योंकि हर सीरियल जो डेली सोप होता है वो 1 साल या 2 साल के बाद में नीचे गिरना, उसकी जो क्वालिटी है वो गिरना शुरू हो जाती है। तो ये फैसला मुझे तब लेना पड़ा कि क्या मैं हकदार हूँ इस प्यार के, और अगर मैं हकदार नहीं हूँ तो मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं इसे मुफ्त में पाता रहूं। जो प्यार मिलता है दुलार, आप हर चीज जो आपको मिलती है, आपको महसूस होना चाहिए कि आप उसके लायक हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं चाहूंगा कि मैं महसूस करूँ कि मैं उसके लायक हूँ, चाहे वो प्यार हो, चाहे सम्मान हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो पैसा हो, जो कुछ भी मेरे पास में, मेरे अंदर जहन में ऐसा आभास होना चाहिए मुझे कि हाँ यार, मैं इसके लायक हूँ, मुझे भरोसा नहीं गया या मुझे मुफ्त में नहीं मिलता। तो वो एक मेरा अपनी सुनो वाला मेरा मोमेंट था, जब मैंने खुद फैसला लिया, जब मैं बहुत पैसे को मैंने इनकार किया था, मैंने एक बहुत बड़े कैरेक्टर को मैंने इनकार कर दिया कि सूजल अब मैं नहीं प्ले करूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके बाद मैं एक अलग किस्म का मेरा एक स्ट्रगल शुरू होगा, पर इसको मैंने अपने पूरे होशो आवाज में सौंप दिया। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, अब चाहे कितना पैसा मुझे ऑफर कर दें, चाहे कुछ भी कर दें, पर मैं नहीं करूंगा। वो मेरा एक अपनी सुनो वाला मोमेंट था जो हमेशा मुझे उसका मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी दिया आने वाले समय में, क्योंकि उसके बाद एक किस्म का एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, जब आप छोड़ सकते हो उसको, जब आप चरम सीमा पे किसी चीज को छोड़ सकते हो तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं। तो मेरा अपनी सुनो वाला मोमेंट। तो ये थी राजीव खंडेलवाल की अपनी सुनो वाली कहानी। अब अगले हफ्ते यानी कि अगले रविवार हम सुनेंगे किसके लाइफ की अपनी सुनो वाली कहानी। इसके लिए करना होगा आपको अगले संडे आने वाले मेहमान का इंतजार। सुनते रहिए 100% वायरस फ्री रेडियो स्टेशन एफएम तड़का अपनी सुनो।